नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड की बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत। पार्वती दास ने 2405 वोटों से जीत की हासिल। चंदन रामदास के निधन पर हुई थी सीट खाली। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन। विधायक प्रीतम सिंह ने विधायकों के प्रोटोकॉल और विशेष अधिकार हनन का उठाया मामला। खंडूरी ने मुख्य सचिव को किया तलब। उत्तराखंड में कैग की रिपोर्ट से सियासत गरमाई। 2005 से 2022 तक सरकार ने बिना विधानसभा की मंजूरी के खर्च किए 47,000 करोड़। विधानसभा से भी नहीं कराया रेगुलाइज। उत्तराखंड के डोईवाला में वकीलों ने किया न्यायिक कार्य का बहिष्कार। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। पहाड़ों में लगातार बारिश का सितम जारी। जोशीमठ में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू। निचले इलाकों में ठंड का होने लगा एहसास। रुक करते हैं खबरों की ओर। वहीं उत्तराखंड की बागेश्वर सीट से बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। बता दें कि बागेश्वर से विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस प्रत्याशी वसंत कुमार को 2405 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। इस जीत के साथ बागेश्वर विधानसभा सीट पर चंदन रामदास परिवार का कब्जा हो गया है। बता दें कि चंदन रामदास साल 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत हासिल करके विधानसभा के सदस्य बने थे। इसके बाद साल 2012, 2017 और 2022 चुनाव में जीत हासिल की थी और अब उनके देहांत के बाद बागेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी ने जीत हासिल की है। बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव हुए थे जिसमें नतीजा आ गया है जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है। बता दें कि 2405 वोटों से बीजेपी ने जीत हासिल की है। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी वसंत कुमार थे सामने जिनको हराया गया है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस प्रत्याशी वसंत कुमार को हराया है। 2405 वोटों से ये जीत हासिल की गई है। बता दें कि चंदन रामदास साल मैं सबसे पहले तो बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास लगातार जैसे पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त करते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं पार्वती दास जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वे मातृशक्ति की जीत है। हमारी माताओं बहनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का। देखिए, सबसे पहले तो मैं बागेश्वर की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, संगठन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप में धन्यवाद कर रहा हूं कि बागेश्वर में जो उपचुनाव हुआ, बहुत दुखद स्थिति में हमको उपचुनाव में जाना पड़ा। स्वर्गीय चंदन रामदास जी का देहांत हुआ, जिसकी वजह से हमको इस चुनाव में आना पड़ा और उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को संगठन ने टिकट दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा बागेश्वर की जनता का कि आज एक मिथक जो था कि 1 to 1 फाइट में बागेश्वर में कभी भी कांग्रेस नहीं हार सकती, आज वो मिथक भी हमने तोड़ा। देखिए, बागेश्वर की महान जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं और जिस तरह से धन बल का, सरकारी मशीनरी का, चुनाव आचार संहिता का भाजपा ने धज्जियां उड़ाई और सत्ता बल, धन बल का इस्तेमाल किया, यह उनकी जीत नहीं है।
निश्चित रूप से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। देखिए, ये जीत मेरे कार्यकर्ताओं की, जितने हमारे संगठन के लोग हैं, सारे कार्यकर्ता जो इस जीत में जुटे हैं, मैं उनको दूंगी इसका श्रेय। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को इसी का श्रेय उनको दूंगी। और इस क्षेत्र का विकास हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी हम इस कार्य, जो उनके मंत्री जी के अधूरे कार्य हैं, उनको पूर्ण करने के लिए, ये बागेश्वर का चौमुखी विकास करने के लिए हम सब तत्पर रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल आपको सीधा घोसी की तरफ लेकर चलते हैं, जहां पर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और सपा ने एक बड़ी जीत हासिल की है। बता दें कि सपा पार्टी सपी ने कांग्रेस को सीधी टक्कर में 2405 वोट के साथ बागेश्वर उपचुनाव में जीत दर्ज की है। वहीं उपचुनाव जीतने से बीजेपी का कार्यकर्ता काफी प्रफुल्लित नजर आए। राजेंद्र विष्ट, चुनाव प्रभारी बीजेपी, और अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने भी इस जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और खुशी व्यक्त की। ये कई चीजें पता है आपको, जो विपक्षी पार्टियां होती है, हमारे यहाँ हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है। हम जितने भी कार्यकर्ता हमारे, वो साल के 365 दिन काम करते हैं। अन्य दल केवल प्रलोभन पर और अनैतिक जो संसाधन है उसका उपयोग करते हैं, ऐसा कुछ रहा होगा। लेकिन फिर भी हम काफी अच्छे वोटों से जीते। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जितने प्रवासी, हमारे सांसद जी लगातार यहाँ रहे, हमारे विधायक जी यहाँ रहे। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत पूरे कार्यकर्ताओं की, हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, सभी संगठनों ने, सभी प्रतिनिधियों ने, और हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में हमारे पुष्कर धामी जी के और संगठन के सहयोग से ये ऐतिहासिक जीत हुई है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि विकास को भी यहाँ पर प्रथम दृष्टया देखा गया है। जिस प्रकार का बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, गांव-गांव तक सड़कें गई हैं, पानी की योजनाएं चल रही हैं, जनता ने उसको सराहा है। और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति ने नरेंद्र भाई मोदी, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के कार्यों को प्रोत्साहित किया है और ऐतिहासिक जीत की तरह हम गए। बागेश्वर उपचुनाव में कांटे की टक्कर के बीच बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को शिकस्त देने का काम किया है। पहले राउंड में बढ़त लेने के बाद लगातार पिछड़ते चले गए कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बीजेपी मुख्यालय में जीत का जमकर जश्न मनाया गया है, जहां बम पटाखों के साथ मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी गई है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आयातित प्रत्याशी बसंत कुमार के सहारे कांग्रेस ने जीत की तैयारी की थी, लेकिन आम जनता ने बीजेपी सरकार की नीतियों, विकास कार्यों को देखकर वोट किया है। निश्चित रूप से बागेश्वर का चुनाव आज के दृष्टि में कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल रहा। वहाँ की जनता ने हमको जो समर्थन दिया, हमारा माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों के प्रति, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति जो उन्होंने एक उत्साह के रूप में मतदान किया है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और अच्छे मतों में चुनाव को जीते हैं। और ये शुरुआत है, आगामी दिनों के अंदर सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जीतते आगे बढ़ेगी। कांग्रेस की हार की वजह क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस आयातित प्रत्याशी लाएंगे, धन बल के आधार पर जब चुनाव लड़ा जाएगा और इस पर ज़्यादा पैसे के बल पर चुनाव लड़ने की जो पद्धति कांग्रेस द्वारा खड़ी की गई थी, मैं कह सकता हूँ बागेश्वर की जनता ने उसको नकार दिया है और वहाँ पुनः विकास को वहाँ की जनता ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी यही हुई है। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल के दौरान चक्राता विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सदन में मेरे द्वारा विधायकों के प्रोटोकॉल और विशेष अधिकार हनन का मामला उठाया गया है, पर अफसोस है कि सरकार द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया जाता है। प्रदेश के नौकरशाह निरंकुश है। बहरहाल कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने उम्मीद जताई है कि सरकार उसका संज्ञान जरूर लेगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुख्य सचिव को लंच टाइम में अपने कार्यालय में भी तलब किया है। विधानसभा अध्यक्षा ने भी ये चिंता जाहिर की थी कि देवभूमि में यदि तमाम नौकरशाह और अधिकारीगण सम्मान में खड़े होकर सम्मान नहीं दे सकते हैं तो ये काफी दुखद बात है। सदन के अंदर सम्मानित विधायक लगातार
विशेषाधिकार हनन की सूचना देते रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सरकार को निर्देशित भी किया गया है, लेकिन सरकार द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिस वजह से अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है। और उसी कड़ी में आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मेरे द्वारा सदन के अंदर रखा गया। विधानसभा अध्यक्षा जी ने उसे गंभीरता से लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाने का काम किया है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा ने सत्र के तीसरे दिन एक फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को लेकर सवाल उठाने का काम किया है। निर्दलीय विधायक ने कहा है कि पत्रकारों को विधानसभा के भीतर न तो कोई सुरक्षित स्थान दिया गया है और न ही इस विषय पर कोई मंत्री बात करने के लिए तैयार है। निर्दलीय विधायक ने कहा है कि राज्य गठन से लेकर अभी तक राज्य के भीतर पत्रकारों के लिए कोई आवासीय सुविधा नहीं दी गई है। भी पत्रकारों के भविष्य की बात आती है या उनसे संबंधित सुविधाओं की बात आती है तो हर सरकार दरकिनार हो जाती है, किनारा कर लेती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले इतने समय से 1.5 साल मुझे हो गया इस सदन में सवाल लगाते हुए कि पत्रकारों के जीवन बीमा और आवास पॉलिसी, ये दोनों योजनाएं आप कब लागू करेंगे? सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। सरकार सदन में इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है, आप पत्रकारों के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, आप कम से कम पत्रकारों के लिए नीति लेकर आएं, उनके लिए आवास पॉलिसी को लागू कराएं, उनकी जीवन बीमा पॉलिसी को लागू कराएं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस द्वारा वकीलों पर किए गए लाठीचार्ज के दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होने के बाद भी वकीलों का गुस्सा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज एक बार फिर से उत्तराखंड बार काउंसिलिंग के आह्वान पर वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर अपना रोष जताया है। वहीं डोईवाला में भी बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर परवा दून बार संघ ने न्यायिक कार्यों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हुए डोईवाला तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजते हुए मांग की गई है। जिस तरह से आज वकीलों के साथ नाइंसाफी हो रही है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उसे बंद कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अधिवक्ताओं को विश्वास नहीं है इस बात का। अगर कोई रिटर्न में कोई आदेश होता है तो मान लिया जाता, क्योंकि ऐसे ही वर्बली कहने से जो है कोई असर नहीं पड़ता बात। तो जानबूझ के पुलिस राजमंत्री बिल्कुल जानबूझ के कर रही है। हाँ, बिल्कुल जारी रहेगा। डिमांड तो हमारी यही है, एक तो वो जो झगड़ा हुआ है वहाँ पे, हाँ दोषी है, उन्हें सजा दिलाई जाए। और यहाँ देहरादून में जो है ये भी कांड हुआ रजिस्ट्री वाला, इसमें जो है वकीलों को टारगेट किया जा रहा है। इस और जितने भी अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उन्हें सबको बचाया जा रहा है। निष्पक्ष रूप से जो है इसका वो होना चाहिए। काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने पूरे उत्तराखंड के अधिवक्ता संघ जितने भी हैं, जितनी बार हैं, सबसे आह्वान किया है कि जो हापुड़ में पुलिस लाठीचार्ज हुआ है, जो बर्बरता हुई है, और उसके बाद सरकार से मांग करने के बाद भी जो कार्रवाई नहीं की गई है उसके खिलाफ, और रुद्रपुर में भी अधिवक्ताओं के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, और देहरादून में भी जो चर्चित भूमि घोटाला है उसमें सिर्फ अधिवक्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको सरकार बचाने का काम कर रही है। इसको ध्यान में रखते हुए आज विरोध स्वरूप आज पूरे उत्तराखंड के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। रुक करते हैं खबर की ओर, जहां पर हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ हुई बर्बरता को लेकर देश भर के अधिवक्ताओं के साथ साथ उत्तराखंड प्रदेश के अधिवक्ताओं में भी आक्रोश है। बार काउंसिलिंग उत्तराखंड के आह्वान पर एडवोकेट एसोसिएशन लक्सर के अधिवक्ताओं ने
तहसील परिसर में यूपी पुलिस मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। वहीं सभी कामकाज छोड़कर तहसील परिसर में ही हड़ताल पर बैठे हैं। साथ ही अपनी मांगों को लेकर उन्होंने तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पंवार का कहना है कि हापुड़ के साथ साथ उत्तराखंड में भी अधिवक्ताओं के साथ पुलिस बर्बरता कर रही है। हमने उत्तराखंड पुलिस का भी अहम रोल देखा है कि पुलिस की बर्बरता आजकल ज्यादा ही अधिवक्ताओं पर तो खासकर हो रही है। इसलिए हमारी अपने प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल है इसे तुरंत जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए और हमारी यही मांग है। और अगर इसमें अभी भी कोई हमारी ये भी मांग है कि जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड अधिवक्ता वो जज हो या सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज हैं उसी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाए और इसमें बिल्कुल पाक साफ जांच होनी चाहिए और जो दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जो है हड़ताल जो है जारी है। दूसरा हापुड़ में पुलिस वालों के खिलाफ भी अधिवक्ताओं की ओर से मुकदमा दर्ज हो चुका है कि जो हमारी महिला अधिवक्ता थी उनके साथ छेड़खानी की गई थी, लूट की गई थी और मारपीट की गई थी। लेकिन अब हमारी मांग ये है कि मुकदमा दर्ज होगा, पुलिस वालों की गिरफ्तारी भी हो। तो इसलिए जो बार काउंसिल उत्तराखंड के आह्वान पर लक्सर भी सभी अधिवक्ता हमारी जो रजिस्ट्री आरके ऑफिस हमारे सब कोर्ट में न्यायिक कार्यों से सभी अधिवक्ता विरक्ता हमारे स्टाम्प वेंडर हमारे टाइपिस्ट हमारे जो है सबका समर्थन मिल रहा है। पुलिस की जो बर्बरता है वो किसी कानून उनके सामने कुछ नहीं है। वो इस तरह की स्थिति वहाँ हापुड़ में देखने में आई कि वहाँ तो इतनी लाठी बरसाई कि जैसे मतलब वहाँ एक क्रूरता वाली स्थिति जो उन्होंने की है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक आप देखिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। वहीं शहर में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है और तैयारियां तेज कर दी है। निगम द्वारा लगातार वार्डों में समय से फॉगिंग करवाई जा रही है। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से जिसमें 3000 लीटर का टैंक लगाकर सड़कें नालियां प्लांट जहां पर भी पानी जमा होता है वहां पर पानी निकालने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और लगातार नगर निगम सभी बीमारियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। साथ ही नगर निगम द्वारा शहर भर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। का जो है वृहद अभियान वो लगातार जारी है और प्रत्येक वार्ड में छोटी मशीनों से और 6 बड़ी मशीनों से रोस्टर के अनुसार वार्डों में फॉगिंग की कार्रवाई करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर ट्रॉलीज जिसके पीछे 2 से 3 हजार लीटर के टैंकर लगे हुए हैं उसमें भी लार्विसाइडल के माध्यम से सभी नालियों में और नालों में जहाँ पे पानी है या डेंगू पाए जाने की प्रबल संभावना है ऐसे प्लॉट्स जिसमें पानी भरा हुआ यदि कहीं पे है और ऐसे सभी स्थानों पे हम लोग लगातार लार्विसाइडल का छिड़काव भी करवा रहे हैं। इसकी पूरी मॉनिटरिंग के लिए निगम स्तर में सभी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है और 12 सारे वार्ड्स को 12 जोन्स में एक तरीके से विभाजित कर दिया गया जिसमें संबंधित ऑफिसर्स को फॉगिंग की जो कार्रवाई चल रही है, लार्विसाइडल की जो कार्रवाई चल रही है एवं अन्य डेंगू से संबंधित चालान इत्यादि करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तरकाशी के गाजना पट्टी के उडरी गांव में आज भव्यता के साथ क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्चाधारी भगवान जाख देवता और गुरु चौरंगी वीर के पौराणिक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि इसके पीछे मान्यता है कि श्रीफल भगवान जाख देवता को चढ़ाते हैं। वो श्रीफल लेकर ग्रामीणों को साथ लेकर 15 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद घने जंगलों में जाकर जाग देवता एक निश्चित स्थान पर छोड़ देते हैं और लोगों का दुख दर्द दूर करते। इस तरह की वहां पर मान्यता है जिसको लेकर लोग आज भगवान जाग जगन्नाथ जी की सहल का प्रथम दिवस का आयोजन किया गया और यहाँ पे 2 दिवसीय आयोजन इस बार किया गया भगवान जाग जगन्नाथ जी का, जो कि कल द्वितीय दिवस में भगवान जाग जगन्नाथ जी सहल लेके साथ में गुरुचौरंगनाथ माँ खंडवारी और सभी देवी देवता साथ में चलेंगे और सहल यहाँ से करीबन गाँव से चलेगी और 15 किलोमीटर दूर रोहतक के डांडा में भगवान जाग जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे पूजन किया जाएगा, विधि विधान से पूजन किया जाएगा और यहाँ पे हजारों की तादाद में ध्यानियों का आवागमन होता है और देवता के प्रति इतनी निष्ठा है भगवान के प्रति की क्या बताएं। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और भादों के महीने में यह सहल होती है। हर भादों के महीने हर साल हर वर्ष यहाँ पे भादों के महीने भगवान जाग जगन्नाथ जी का पूजन किया जाता है।
पहाड़ों में लगातार जोरदार बारिश का सितम जारी है। निचले इलाके धूप खिली हुई है, लेकिन जोशीमठ की ऊंची चोटियां बर्फ की चादर में ढकने की तैयारी में है। बता दें कि सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसके चलते अब निचले इलाकों में थोड़ी बहुत ठंड का एहसास भी लग चुका है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से ऊंची चोटियों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और ऐसे में इस बार भी निचले इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फ देखी जा सकती है, जिसके लिए तैयारियों में जुट चुके हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों को लगातार देखते रहिए जन टीवी।